नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्रिय साथियों, आज जो आप सभी का क्लासेस है वह केंद्रीय बजट से संबंधित है। अभी हाल ही फिलहाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्होंने बजट को पेश किया और वह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज मैं बजट पर संपूर्ण विश्लेषण करूंगा और विश्लेषण के तत्पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित पूरे टॉप 50 प्रश्न का एमसीक्यू कराऊंगा। दोस्तों, ये मेरा वादा है कि आप सभी का एक एक प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर दूंगा। आने वाले आगामी जो भी परीक्षा होंगे उसमें बजट से यदि प्रश्न आएगा तो पूरे इसी क्लास से आएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आप सभी को बस क्या काम करना है, ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये मत भूलिएगा। दोस्तों, इतना तो मैं अपेक्षा कर सकता हूं आपसे। दोस्तों, इसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑल वनडे गवर्नमेंट एग्जाम। दोस्तों, एक सिलेबस से सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कैसे करें उसी से संबंधित हमने एक बैच लेके आया है। दोस्तों, यह बैच एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी पेट, लेखपाल, यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है, जिसमें अदर अदर सब्जेक्ट कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, वह भी क्लासेस आपको दिया जाएगा। डेमो क्लासेस अपलोड हो चुका है, आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। दोस्तों, 100% जॉब गारंटी है, एक न एक जॉब आपको जरूर इस बैच के माध्यम से दिलाया जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। दोस्तों, ये हमारी पूरी टीम है। इसमें क्लास में फीचर्स में क्या क्या दिया जाएगा: लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स, ऑल टॉपिक टेस्ट, 1 ईयर वैलिडिटी, डाउट सेशन रखा जाएगा, फ्री मेंटोरशिप है और दोस्तों अनलिमिटेड टाइम वॉच वीडियो है। ये फीचर्स है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप एक बार जरूर कॉल करें और फ्री में अपना मेंटोरशिप कराएं ताकि आपकी कोई विशेष समस्या है उसका समाधान हो सके। दोस्तों, इस बैच की फीस ओनली 999 रुपए है और दोस्तों यदि आप 20 फरवरी तक लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट। बैच का नाम सफलता फाउंडेशन बैच है। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें, आप यदि प्ले स्टोर पर जाकर क्रैकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहीं पर आपको सफलता फाउंडेशन बैच मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, कोई भी और एक्स्ट्रा आपको जानकारी लेना हो तो आप कॉल घुमाएं, आपको जरूर समस्या का समाधान करेंगे। आइए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चर्चाएं करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट चीज बजट, ठीक है, बजट। अब दोस्तों, फर्स्ट चीज यहां पर हम जानेंगे कि बजट आखिरकार क्या होता है। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी विषय वस्तु को जानने के लिए सर्वप्रथम आप यह जानने की कोशिश करें वो आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, बजट बजट आपका एक निश्चित अवधि, ध्यान से जो भी यहां पर बातें लिखी गई हैं, एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आपका जो वार्षिक वित्तीय वर्ष है कब है दोस्तों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 31 मार्च तक, ये बात ध्यान रखना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो आय और व्यय है उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, एकदम आसान शब्दों में। सेकंड, इसका उपयोग वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन, जो वित्त से संबंधित रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट और संसाधनों के जुटाव, राजकोषीय समेकन आदि जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में बजट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन में बजट कहां पर है, क्या संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है कि नहीं, इस बात को अब हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि बजट सरकार के व्यय
कर लगाने की योजना है और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है उसी का एक ब्लूप्रिंट होता है। बजट किसका ब्लूप्रिंट होता है बच्चों? तो बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना है और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को क्या कर रहा है, प्रभावित करता है, उसी का एक ब्लूप्रिंट होता है। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो आपके भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बच्चों। आप लोग कमेंट करके बताना क्या बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? नहीं, बजट शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। तो क्या किया गया है? तो भारतीय संविधान का जब आप आर्टिकल 112 पढ़ते हैं तो उस अनुच्छेद के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। मतलब कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है बच्चों? तो आर्टिकल 112। ये विशेष ध्यान रखना, आर्टिकल, ये अनुच्छेद बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के, राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्रालय, ये ध्यान रखना, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग डीईए, उसको शॉर्ट में डीईए कहते हैं और फुल फॉर्म में आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बजट प्रभाग द्वारा। ध्यान से, राष्ट्रीय बजट किसके? वित्त मंत्रालय का एक विभाग है जिसको आर्थिक मामलों का विभाग डीईए कहते हैं। उसी के अंतर्गत एक बजट प्रभाग है और उसी द्वारा तैयार किया जाता है और चर्चा एवं अनुमोदन के लिए कहां पर प्रस्तुत किया जाएगा? तो चर्चा और अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि संसद चर्चा का सदन है। संसद जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है, इसलिए वहां पर चर्चा एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यहां पर एक समय है 1924, ये सभी बच्चे बिल्कुल याद कर लो, समय क्या है? 1924, नोट्स में लिख लो 1924, टैच करो। 1924 में एकवर्थ समिति, ध्यान रखना समिति का नाम, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आप वहां पर सॉल्व कर सके। एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर अंग्रेजों ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। तो दोस्तों 1924 का समय है, उस समय में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर, जो एकवर्थ समिति थी उसने सिफारिश किया, सिफारिश यह किया कि देखो भाई, रेल बजट और जो आम बजट है इन दोनों को अलग कर दीजिए, ठीक है। और ये किसने कोशिश किया था? अंग्रेजों ने, क्योंकि आपके आजादी 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, उसके पहले हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। विवेक देबराय समिति की सिफारिश के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। ये विवेक देबराय समिति, ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, विवेक देबराय समिति, इन्हीं के सिफारिश के आधार पर वित्तीय वर्ष कौन सा? 2017 और 18, उसमें से रेल बजट को आम बजट में क्या कर दिया गया? मिक्स कर दिया गया कि रेल बजट और आम बजट दोनों साथ में पेश हो, ठीक है। तो एक डेट 1924 याद रखना है, एकवर्थ समिति, और एक डेट 2017-18 याद रखना है, विवेक देबराय समिति। ये इंपॉर्टेंट समिति है। आगे चलते हैं। बजट जो है बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। बजट को हम 3 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। आपका पहला बजट है घाटे का बजट, दूसरा संतुलित बजट और तीसरा अधिशेष बजट। आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे कि बजट के कितने प्रकार होते हैं तो आप वहां पर बता सके कि देखो भाई, बजट जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला घाटे का बजट है, दूसरा संतुलित बजट है और तीसरा अधिशेष बजट है। ये आप देख सकते हैं, कुछ इमेजेस के माध्यम से हमने इमेज को रखा है ताकि आपको और क्लियरिटी हो सके। तो बच्चों यहां पर आइए एक एक
बजट को थोड़ा बहुत डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। देखो भाई, संतुलित बजट शब्द से आपको यह पता चल रहा है कि बैलेंस, ठीक है। बैलेंस मतलब जैसे तराजू आप देखते हैं ना, तराजू में दोनों पलड़े बिल्कुल इक्वल होते हैं, समान होते हैं, तो बैलेंस। तो एक सरकारी बजट को एक संतुलित बजट कहा जाता है। संतुलित बजट किसको कहा जाता है बच्चों? तो सरकारी बजट को हम संतुलित बजट कहते हैं यदि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। देखिए ध्यान से, सरकारी व्यय किसके बराबर हो? सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। और किसमें? आपके दिए गए वित्तीय वर्ष में अनुमानित, अगर ये इक्वल है तो आप ये जान लीजिए कि संतुलित बैलेंस्ड बजट है। देखिए यहां पर आपका मान लीजिए कि ये सरकारी व्यय हो गया, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल आप समझने की कोशिश करिएगा। ये एक दिया गया वित्तीय वर्ष है, ठीक है बच्चों, दिया गया एक वित्तीय वर्ष है, ठीक है। अब इस दिए गए वित्तीय वर्ष में जो अनुमानित सरकारी व्यय आपका, मान लो ये सरकारी व्यय है, ठीक है। अब सरकारी व्यय जो है वो सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो गया है, सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो गया है। तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? ये हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड बजट है, आपका आपका संतुलित बजट है। पहला बजट क्लियर हो गया आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल एकदम। आप ध्यान से बस चीजों को समझिए बच्चों, एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों आते हैं यहां पर अधिशेष बजट। आप सरप्लस बजट शब्द से आप समझने की पहले कोशिश करिएगा। एक सरकारी बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व, यदि अपेक्षित सरकारी जो राजस्व है किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? सरप्लस बजट कहेंगे। मतलब कि आपका अधिशेष बजट को भी सरकारी बजट कहा जाता है बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व, जो अपेक्षित सरकारी राजस्व है, रेवेन्यू है, वो क्या हो रहा है? एक किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित जो सरकारी व्यय है, जो खर्च है, वो अधिक हो गया है। किससे अधिक हो गया है? सरकारी राजस्व से। तो आपका उसे हम क्या कहेंगे? सरप्लस बजट, अर्थात कि अधिशेष बजट, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, घाटे का बजट। अब बच्चों वहां पर हमने क्या देखा? सरकारी राजस्व से आपका क्या क्या ज्यादा हो रहा है? सरकारी राजस्व से सरकारी जो आपका क्या कहते हैं, प्राप्तियां जो है, ठीक है, एक मिनट, आपका सरकारी राजस्व से क्या हो रहा है? सरकारी व्यय, सरकारी व्यय से अधिक हो जा रहा है, ठीक है। हमने ये चीज देखा किसमें? अधिशेष बजट में। अब यहां पर देखने की कोशिश करिए, यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है। देखिए ध्यान से, जो अधिशेष बजट था उसमें क्या है? उसमें सरकारी व्यय अधिक हो रहा है। किससे? सरकारी राजस्व से। सरकारी राजस्व से क्या अधिक हो रहा है? व्यय अधिक हो रहा है, ठीक है। सरकारी राजस्व से क्या अधिक हो रहा है? सरकारी व्यय। लेकिन घाटे के बजट में क्या हो रहा है? घाटे के बजट में यदि अनुमानित सरकारी व्यय, जो खर्च है, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है, तो हम उस बजट को घाटे का बजट मान लेंगे कि ये एक घाटे का बजट है। क्यों? क्योंकि सरकारी राजस्व से ज्यादा क्या हो गया है? सरकारी खर्च, ठीक है। और जो आपका अधिशेष बजट था उसमें क्या हुआ है दोस्तों? अधिशेष बजट में आपके लिए सरकारी व्यय जो है वो आपका किससे अधिक हो रहा है? सरकारी राजस्व से, ठीक है। तो वो अधिशेष बजट हो गया। तो ये बजट तीनों क्लियर हो गया। आपका फर्स्ट बैलेंस्ड बजट, सेकंड आपका
अधिशेष बजट, और थर्ड आपका कौन सा बजट, आपका घाटे का बजट। अब आगे चलते हैं। अब कुछ हम बजट के इतिहास में जाते हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में फैक्ट ओरिएंटेड ढेरों सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोशिश ये किया जाए कि आप सभी को हम कुछ बजट के इतिहास पर प्रकाश डालें और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नजर डालते हैं। तो बच्चों, भारत में बजट सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आपका भारत है आजादी के बाद से सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम, तो वो थे आपके बच्चों मोरारजी देसाई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं चित्र में मोरारजी देसाई को आप, ताकि स्ट्रक्चर के पिक्चर के माध्यम से भी समझ जाए कि कौन है। तो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने बच्चों 10 बार बजट पेश किया, 10 टाइम्स। मोरारजी देसाई ने 2 बार 1964 और 1968 में अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को बजट पेश किया था। ध्यान से। तो बच्चों ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश किए आपके वित्त मंत्री उस वक्त थे मोरारजी देसाई, उन्होंने 10 बार बजट पेश किया। 1973 से 74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि 1973 से 74 के दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था। मतलब कि जो व्यय था वो राजस्व से अधिक हो गया था, जो राजस्व था। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना, 1973 से 74 के बजट को हम क्या बजट कहते हैं। 1973 से 74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। ब्लैक बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और दोस्तों वही जो कार्यकाल था उसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। ये बात भी बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। आर वेंकट रमण और प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे 2 वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। मतलब कि ये जो 2 वित्त मंत्री हैं, प्रणब मुखर्जी, आर वेंकट रमण, ये ऐसे 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने आगे चलकर अपने राष्ट्रपति कार्यकाल को भी पूरा किया। भारत में फर्स्ट टाइम कारपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। उस दौरान राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हीं के कार्यकाल में फर्स्ट टाइम कारपोरेट टैक्स की शुरुआत की गई, और वो वर्ष था 1987 का वर्ष। ठीक है, तो बच्चों एक एक चीज क्लियर करूंगा एकदम। देखिए मटेरियल आपको बहुत शानदार दिया गया है, इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर क्रैकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर मैं इस क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखना, वहीं पर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग प्ले स्टोर पर जाकर क्रैकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम आर सन्मुखम चेट्टी के द्वारा 1948-49 को अपने बजट भाषण में प्रयोग किया गया था। क्या? अंतरिम बजट। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम किसके द्वारा, तो आर सन्मुखम चेट्टी द्वारा। कब? 1948-49 के अपने बजट भाषण में प्रयोग हुआ था। भारत में 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था। तो पहला बजट पूछ सकता है, तो पहला बजट कब पेश किया गया था, तो 7 अप्रैल 1860 को। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि बच्चों 1773 से 1857 तक आपका कंपनी का शासन था। 1857 की क्रांति होती है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस क्रांति का दमन किया, और 1858 में भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट होता है। तो यह समय था 7 अप्रैल 1860, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था।
भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जेम्स विल्सन थे। यह भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, फैक्ट है, याद कर लो। भारत में बजट पेश करने वाले फर्स्ट वित्त मंत्री कौन थे? तो जेम्स विल्सन थे। साल 2000 तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था। देखिए, 2000 तक आपका जो बजट था वो कब पेश होता था? तो शाम को 5 बजे। लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव कर दिया और यह जो समय है अब वह 11 बजे पेश होता है। तो साल 2000 तक बजट किस समय पेश होता था? तो शाम को 5 बजे। लेकिन यशवंत सिन्हा के कार्यकाल, मतलब कि वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने बजट को 11 बजे पेश करना शुरू किया। 2001 से हर बार सुबह 11 बजे ही बजट पेश किया जाता था। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा साल 1924 में शुरू की गई थी और इस परंपरा को तोड़े यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे। निर्मला सीतारमण लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। तो मुझे लगता है कि जो 10 बार बजट पेश किया गया था उसका कार्यकाल वह आने वाले 2 वर्षों के बाद तोड़ देंगी। तो निर्मला सीतारमण लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया गया था। मतलब कि उन मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने लगातार, अगर देखा जाए तो 6 बार पेश किया गया था, पूरे कार्यकाल में 10 बार। और इन्होंने जो है, इन्होंने बच्चों आपका लगातार 8 बार बजट पेश कर दी है। कौन? निर्मला सीतारमण। ठीक है बच्चों, अब हम बजट 2025 में आते हैं और हम बजट 2025 में क्या खास है आपके लिए, हम उस पर अब प्रकाश डालना शुरू करते हैं और आपको कोशिश करेंगे कि एक एक बिंदुओं पर प्रकाश डाल दिया जाए। लेकिन बच्चों, इसके पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि आप सभी को मैं यहां पर एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा और ये इंफॉर्मेशन आप सब बिल्कुल याद रखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमने आप सभी के लिए एक ऑल वन डे गवर्नमेंट एग्जाम का एक बहुत ही शानदार बैच लेकर आया हूं। यह बैच दोस्तों एक सिलेबस से आप संपूर्ण वनडे एग्जाम की तैयारी करें। दोस्तों, बार बार अदर आप एसएससी की वैकेंसी आई, रेलवे की वैकेंसी आई, पुलिस की वैकेंसी आई, आप बार बार अलग अलग एग्जाम की तैयारी करेंगे तो दोस्तों वक्त खराब होगा, आप एग्जाम फाइट नहीं कर पाएंगे। एक बार हमारे सफलता फाउंडेशन बैच से जुड़िए। मैं वादा कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सरकारी नौकरी दिला के रहूंगा। मेरी पूरी टीम तैयार हो चुकी है। मैं बच्चों एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी पेट, लेखपाल और सभी यूपीएसआई एग्जाम को टारगेट करके आपका बैच चलेगा। यहां पर हमारी पूरी टीम है जिसमें इसमें फीचर्स में लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स, ऑल टॉपिक टेस्ट, 1 ईयर वैलिडिटी, डाउट सेशन, फ्री मेंटरशिप, अनलिमिटेड टाइम वॉच वीडियो, ये सारा चीज आपको मिलेगा। और बच्चों, ये कॉल है, आप एक बार घुमाइए। आपको दोस्तों कोई भी फ्री मेंटरशिप चाहिए, मैं आपसे बात करूंगा और सारे समस्या का समाधान करूंगा। बैच की जो प्राइस है 999 है, लेकिन 20 फरवरी तक आप एडमिशन लेते हैं तो आपको बच्चों 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो सफलता फाउंडेशन बैच से आप जुड़िए। आपके सपनों को पूरा करने के लिए यह बैच हमारा बिल्कुल रेडी है। आपके माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए हमारा बैच बिल्कुल तैयार है। आप सभी जितना जल्दी हो सके समय न खराब करें और हमसे जुड़िए। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सरकारी नौकरी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चल अब बच्चों आते हैं हम अपने बजट 2025 के इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में फोकस किस पर है? GYAN, ज्ञान पर। आखिरकार ये है क्या ज्ञान? इसको आप सभी समझने की कोशिश करिएगा बहुत अच्छे से। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश करते हुए कहा है कि इस बार का बजट ज्ञान पर केंद्रित। तो आपका जो केंद्रीय बजट 2025-26 है उसका फोकस क्या है? ज्ञान। आखिरकार ये है क्या ज्ञान? अब हम
इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। गरीब, निसहाय, दबा कुचला, इन सभी व्यक्तियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना। युवा, जिसके पास अपार ऊर्जा है, जिसके पास कुछ करने की साहस है, अगर उसको हर एक प्रकार की सुविधाएं मिल जाए तो वह देश को बहुत आगे लेके जा सकता है। भारत युवाओं का देश है। जनसंख्या को जब तक हम पूंजी नहीं समझेंगे तब तक जनसंख्या हमें भार लगेगा। जिस दिन हम पूंजी समझ लेंगे वह जनसंख्या एक ऊर्जा का स्रोत बनेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। तो ज्ञान का जो फोकस है, ज्ञान का मतलब दोस्तों, ये जो केंद्रीय बजट 2025-26 है, निर्मला सीतारमण का कहना है कि यह बजट पूरी तरीके से ज्ञान पर केंद्रित है। और ज्ञान का यहां पर अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति। गरीब, जो और गरीब होता जा रहा है उसको हम विकास के मुख्य धारा में जोड़े। अन्नदाता, किसान, जो मेहनत करके हम पूरे देशवासियों के लिए अनाज उपलब्ध कराता है, हम उसके सुखमय जीवन के लिए क्या कर रहे हैं उस पर फोकस है। युवा, जो अपार ऊर्जा का स्रोत है, हम उस ऊर्जा को एक कौशल का निर्माण करें, इस पर फोकस है। और नारी शक्ति, नारी शक्ति को हम मजबूत करें, इस पर फोकस है। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में है, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 10 व्यापक क्षेत्र, आइए 10 व्यापक क्षेत्र को देखते हैं। तो ज्ञान पर केंद्रित 10 सेक्टर, कृषि का विकास और उत्पादकता को गति देना, ये बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हमारा प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र विकसित होगा, उतना ज्यादा हमारा द्वितीय क्षेत्र और ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, हमारा गांव ग्रामीण संपन्न होगा, उतना ज्यादा देश में खुशहाली आएगी, उतना ज्यादा देश और तरक्की करेगा। समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना, आजादी के बाद से हमने क्या सोच विचार किया था, क्या सोचकर संविधान का निर्माण किया था, यही सोचकर ना कि हम सबको साथ लेकर चले। गरीब गरीब न रहने पाए, अमीर और अमीर होता न जाए, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम ये सोचकर, तो समावेशी विकास बेहद जरूरी है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना। विनिर्माण कैसे बढ़ेगा? जब ये सेक्टर डेवलप होगा। द्वितीय क्षेत्र की बात की जा रही ना, उद्योग क्षेत्र की। रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा, तभी तो मेक इन इंडिया आगे बढ़ेगा। एमएसएमई को सहायता देना, 5वां पॉइंट। रोजगार के जरिए विकास को समर्थ बनाना ताकि बेरोजगारी देश से कम हो। जनता, अर्थव्यवस्था और इनोवेशन में निवेश करना। जनता पर निवेश करिए, अर्थव्यवस्था पर निवेश करिए, नवाचार पर निवेश करिए, तभी जाकर तो हम कुछ अर्जित कर सकेंगे। ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना। जितना निर्यात बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, विदेशी मुद्रा आएगा। इनोवेशन को पोषित करना, नवाचार को आप पालिए, तभी जाकर हम तरक्की के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट थे बच्चों। अब आइए
कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं कि इस बजट में और भी क्या क्या चीजें फोकस हुई है। 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना शुरू की जाएगी। कितने जिलों में? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना कितने जिलों में शुरू की जाएगी बजट 2025 और 26 के अकॉर्डिंग? तो पेश की जाएगी बच्चों 100 जिलों में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है। 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलेगी। इस योजना को राज्यों के साथ मिलकर चलाया जाना है। ये जो आपका योजना है ये राज्यों के साथ मिलकर चलाया जाना है और यह जो है बच्चों 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों को कवर किया जाएगा और ये ऐसे जिले होंगे जहां पर उत्पादन कम होता है। ये जो 100 जिलों को फोकस किया जाएगा वो ऐसे जिले होंगे जहां पर उत्पादन कम होता है और वहां के 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिल सके। जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया। जल जीवन मिशन, भाई जल ही तो जीवन है। हमारे यहां कई प्रकार के संक्रमण रोग दूषित पेयजल के कारण होता है और कई करोड़ों लोगों की दूषित पेयजल पीने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो इस जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है, इसको 2019 में शुरू किया गया था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र, ये असम, आप देख सकते हैं असम स्टेट को। राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि असम की राजधानी क्या है। और दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये बात बिल्कुल याद कर लीजिए। 12.7 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बच्चों ये एक बहुत ही बड़ा इस बजट में फैसला लिया गया कि 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। बजट 2025-26 में घोषणा की है कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 87A, ये आप धारा याद कर लीजिए। किसकी धारा? आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत छूट सीमा में वृद्धि की घोषणा की है। छूट की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर, पहले यह 7 लाख थी छूट की सीमा, अब यह बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। तो याद कर लीजिए यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए ही रखा गया है। मतलब कि यहां पर अब इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपए है और वह न्यू टैक्स रिजिम चुनता है तो 12 लाख तक की कमाई पर एक भी रुपए का टैक्स देने की उसको जरूरत नहीं है। और दोस्तों यहां पर इसका 75,000 रुपए का मतलब जान लीजिए। लेकिन आपकी इनकम अगर 12,75,000 रुपए है तो भी आपको जीरो टैक्स लगेगा, क्योंकि 12 लाख के ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का लाभ मिलेगा। तो बच्चों यहां पर 75,000, 12,75,000 पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे में देखा जाए तो 12,75,000 रुपए पर अब कोई टैक्स देने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में आपको लाभ मिलेगा। बजट घोषणा के बाद नई प्रस्तावित कर व्यवस्था इस प्रकार है। 0 से 4 लाख तक कोई कर नहीं, 4 लाख से 8 लाख तक 5% कर, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%,
आपका 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25%, 24 लाख से ऊपर 30%, ये नई प्रस्तावित कर है। बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी फैसला। केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई। 100% एफडीआई की अनुमति से बीमा कंपनियों को अधिक निवेश मिलेगा, जिससे उनका विस्तार और विकास जो है वो और तेजी से हो सकेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं की सीमा शुल्क को पूरी तरीके से छूट दी जाएगी, तो थोड़ा दवा सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की है कि 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2025-26 में 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए। कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को भी बुनियादी सीमा शुल्क से बच्चों छूट दी जाएगी। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। तो बच्चों, भारत के फुटवियर, आप लोग जूते उते पहनते हैं, और लेदर सेक्टर में क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम लागू की जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, मतलब 22 लाख लोग रोजगार परक होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए एक नई स्कीम। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति जो लोग होते हैं वो बहुत ही अभी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और महिलाओं की स्थिति तो और ज्यादा दयनीय है। तो इसलिए इस स्कीम के तहत फर्स्ट टाइम उद्यमी बन रही इस समाज की महिलाओं को अगले 5 साल के अंतराल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मुहैया कराया जाएगा। ये बहुत अच्छा फैसला। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख करने की घोषणा हो गई है। तो इसके किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। पहले ये जो लिमिट थी 3 लाख तक का था, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को केवल 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिलता है, 4%। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में घोषणा की है कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना हो। यह बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा जो मखाने का उत्पादन करते हैं। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का गठन भी किया जाएगा। भारतीय डाकघरों को बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदलने की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में घोषणा की है कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदल दिया जाएगा। आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विस्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में आईआईटी पटना का विस्तार करने की घोषणा की है। साथ ही यह भी बताया कि भारत के 5 प्रमुख आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि शिक्षा और शोध के क्षेत्र में और अधिक क्षमता और अवसर प्रदान किया जा सके। इससे और ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यह घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में आपके 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ये तो बहुत अच्छा फैसला, ये देख सकते हैं अटल टिंकरिंग लैब। इससे क्या होगा कि काफी लोग आधुनिकता आएगी लोगों में। अब जानते हैं कि जो केंद्रीय बजट 2025-26 में सभी क्षेत्रों के लिए बजट में कितने प्रावधान हुए हैं, तो शिक्षा क्षेत्र में देखते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग में का प्रावधान शिक्षा विभाग के लिए था। शिक्षा सेक्टर के लिए इस बजट में कुल 1,28,650 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये आप आंकड़े याद कर लीजिए, प्रश्न आएगा।
पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। बहुत, 7% बढ़ोतरी, समझ रहे हो, बहुत बड़ा अमाउंट। पिछले साल के बजट में 1,12,000 करोड़ रुपए था, इस बार आपका 1,28,650 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य विभाग में तो केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए 98,311 करोड़ रुपए का प्रावधान। पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुल 86,582 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य विभाग के लिए किया था, इस बार 86,000 से बढ़कर 98,000। बजट में आयुष्मान योजना के लिए 9,406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4,200 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग, केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास के लिए 2,67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 2024-25 के बजट में यह प्रावधान 1,80,000 करोड़ रुपए का था। इस विभाग के तहत मनरेगा आपका आ जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना जैसे स्कीम्स आती है। गृह विभाग के अंतर्गत केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह विभाग के लिए कुल 2,33,211 करोड़ रुपए का प्रावधान। पिछले बजट यानी 2024-25 की बात की जाए तो बजट का आवंटन करीब 2,20,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। गृह विभाग के बजट के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश को ग्रांट दिया जाता है। गृह विभाग का काम देश की आंतरिक सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, अपराध पर लगाम लगाना है। साथ ही देश के केंद्रीय प्रशासन का जिम्मा भी गृह के पास है। कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, केंद्रीय बजट 2025-26 में खेती और इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए इस साल के बजट में 1,71,437 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की भी घोषणा हुई है। खेती के लिए एक और नई स्कीम की घोषणा हुई है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना, ये याद रख लीजिएगा। इसे राज्यों के साथ लागू किया जाएगा। 100 जिलों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। रक्षा क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 68 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,81,210 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 9.5% अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में रक्षा बजट जो था वो 6,21,940 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,21,940 करोड़ था। इस बजट में कुल आपका बच्चों इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख मतलब कि 1,92,337 करोड़ का पूंजीगत व्यय और आपका 4,88,822 करोड़ का राजस्व व्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से 1,60,795 करोड़ पेंशन के लिए आरक्षित है। जो जवान होते हैं उनके पेंशन के लिए। स्टार्टअप्स के लिए नए फंड ऑफ फंड्स की घोषणा, केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के फंड ऑफ फंड्स का विस्तार किया है और इसमें 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश किया गया है। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के क्षेत्र में क्या किया गया है? ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की। इसमें 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य है। दोस्तों ये फैक्ट है, ये फैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक शोध एवं विकास केंद्र स्थापित करेगी जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर काम करेगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति हेतु दीवानी दायित्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाया जा सके। मत्स्य पालन प्राथमिक सेक्टर को डेवलप करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की भी घोषणा की है। केंद्र सरकार भारत के समुद्री संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने और सी फूड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नीति भी बनाएगी। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025-26 भाषण में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल के मिशन की घोषणा की है, जिसमें तुअर, कबूतर, मटर, उड़द, काला चना और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र। आज के दौर में फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन सेवाओं में लाखों लोग गिग कामगार के रूप में काम कर रहा है। केंद्र सरकार इन गिग कामगारों के लिए एक योजना लेकर आएगी और इन्हें ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करके पहचान पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। लगभग 1 करोड़ गिग कामगारों ने इसका लाभ मिलेगा। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की होगी स्थापना। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना भी की जाएगी। स्वामी फंड 2 की घोषणा। स्वामी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुकी हुई आवास परियोजनाओं में 1 लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नए स्वामी फंड की भी घोषणा की है। अच्छा, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ घोषणा की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार राज्यों के साथ 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी। अब दोस्तों, अभी तक मैंने आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस कर दिया, पूरा डिटेल में फैक्ट भी बता दिया कि बजट में क्या क्या था। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम एमसीक्यू कराएंगे। आप सभी लोग क्लासेस कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, पूरा एक एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको पूरा एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों, आप सभी लोग जो हमारा ऑल वनडे गवर्नमेंट एग्जाम का जो हमने लेकर आया है, आप सभी लोग जितना जल्दी हो सके इस आप बैच से जुड़िए। सफलता फाउंडेशन बैच, जो सभी एग्जाम को टारगेट करके आपका ये बैच लाया गया है। और दोस्तों, आपको 80043941 पर कॉल मिलाना है। 20% आपका 20 फरवरी तक डिस्काउंट है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसका लाभ ले लीजिए, आपके लिए लाभप्रद होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। लेकिन इस क्लासेस का पीडीएफ पाने के लिए प्ले स्टोर पर आप क्रैकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। मैं अभी जस्ट अपलोड करवा दे रहा हूं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस लिंक को शेयर जरूर करिएगा।